नमस्कार मित्रों। आज मनोविज्ञान की कक्षा में मैं डॉक्टर राजेश पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास जो ऑफलाइन क्लास थी वो अवरुद्ध है और मैं सहसावस्था पढ़ा चुका हूं। इसलिए वीडियो पहले हम बाल्यावस्था की पढ़ा रहे हैं और सहसावस्था की वीडियो भी मैं डाल दूंगा, जिसको आप देखिए। तो थोड़ा उल्टा हो रहा है कि पहले बाल्यावस्था पढ़ा रहा हूं क्योंकि क्लास में सहसावस्था पढ़ा चुका हूं। तो आज हम लोग विकास की अवस्थाओं में बाल्यावस्था का अध्ययन करेंगे, जबकि विकास की मुख्य जो अवस्था है वो पहला है गर्भावस्था। गर्भावस्था और दूसरी जो अवस्था है शैशवावस्था। तीसरा है बाल्यावस्था। चौथा है किशोरावस्था और पांचवा है प्रौढ़ावस्था। अब देखिए, विकास की एक 5 अवस्थाएं हैं: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। लेकिन प्रौढ़ावस्था का अध्ययन हम शिक्षा मनोविज्ञान में नहीं करते। हम अगर पूछेगा कि विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं तो प्रौढ़ावस्था 5 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन जो शिक्षा के दृष्टि से अगर प्रश्न ये आ गया कि जन्मोपरांत विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था जन्मोपरांत। अब गर्भावस्था जो होता है वो 9 माह और 10 दिन का होता है। ये पूछ लेता है, इसको 288 दिन की अवधि माना जाता है। 288 दिन गर्भावस्था। तो इसका भी अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत नहीं हम करते हैं, हम सीधे शैशवावस्था से अध्ययन करते हैं। दूसरी अवस्था से अध्ययन करते हैं। जन्मोपरांत विकास की 3 अवस्थाएं जो शिक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, जबकि ये 2 अवस्थाएं जो बाल्यावस्था और किशोरावस्था है वो औपचारिक शिक्षा की दृष्टि से, औपचारिक शिक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। मतलब इसी नाते बाल्यावस्था को प्राथमिक विद्यालयी आयु कहते हैं। विद्यालय से हम यही जानते हैं, क्योंकि गर्भावस्था और शैशवावस्था जो होता है वो 0 से 6 वर्ष सामान्य विभाजन में दिया है। अन्य तमाम विभाजन है, इसकी चर्चा बाद में होगी। और 6 से 12 वर्ष यह है बाल्यावस्था, जबकि किशोरावस्था जो होता है वो 12 से 18 वर्ष होता है। ये 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था होता है। अब विभाजन में शैशवावस्था के बारे में लेक्चर लिया जा चुका है, फिर से उसको वीडियो उसको डाला जाएगा कि कुछ विद्वानों ने 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को ही शैशवावस्था माना है। लेकिन आज हमारा शैशवावस्था पर चर्चा करना उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो बाल्यावस्था जन्मोपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था है। पहला क्वेश्चन ये कि बाल्यावस्था जन्मोपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था है जो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक चलती है। और इस अवस्था को स्फूर्ति काल कहते हैं। स्फूर्ति काल। और इसमें स्मार्ट एज कहते हैं। स्मार्ट एज। और इसी को गंदी अवस्था भी कहते हैं। गंदी अवस्था या डर्टी एज कहते हैं। गंदे, आप कलम पेन मतलब कलम और कॉपी ले लीजिए और नोट करते चलिए
कि बाल्यावस्था को क्या क्या कहते हैं। स्मार्ट एज कहते हैं, डर्टी एज कहते हैं, प्रारंभिक विद्यालयी आयु कहते हैं, जिसको मैंने पहले बताया, प्रारंभिक विद्यालयी आयु कहते हैं। और इसी को रास ने मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा। रास नामक मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा कि क्या क्या कहा जाता है। बाल्यावस्था को स्फूर्ति काल कहते हैं, स्मार्ट एज कहते हैं, गंदी अवस्था कहते हैं या डर्टी एज, यही है प्रारंभिक विद्यालयी आयु, और रास ने इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा। अब इसको समझ लेना आवश्यक है। इस अवस्था में सामाजिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास होता है। अब देखिए मुख्य अंतर है, अगर पूछेगा सबसे तेज विकास किस अवस्था में होता है, तो वो सहसा अवस्था में होता है, जिसका क्षेत्र व्यापक होता है। जबकि बाल्यावस्था में विकास स्थिर हो जाता है। स्थिर होने का मतलब, ये प्रश्न आएगा, बाल्यावस्था में विकास स्थिर हो जाता है। स्थिर का मतलब ये नहीं कि विकास नहीं हो रहा है, जैसे विकास ऐसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था, और ऐसे हो गया। स्थिर कम नहीं हुआ, विकास स्थिर होता है। यानी विकास तो स्थिर हुआ, लेकिन परिपक्वता बढ़ रही है। यानी कि शिक्षा की दृष्टि से, औपचारिक शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था है, जबकि विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था सहसावस्था है। और शिक्षा की दृष्टि से, औपचारिक शिक्षा अगर प्रश्न आ गया तो बाल्यावस्था होगा। यानी बाल्यावस्था में ही बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। इसी नाते इसे प्रारंभिक विद्यालय याद कहते हैं। प्राइमरी विद्यालय में 6 वर्ष पर एडमिशन होता है। 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को इसी नाते प्राथमिक विद्यालय आयु कहा गया। उसके पहले जो जाते हैं बच्चे अगर, तो प्री मॉन्टेसरी, या आप उसको कह देते हैं कि बाल बाटिका इत्यादि में जाते हैं। यानी 2 साल तक बच्चा कहीं सीखने बाहर नहीं जाता, घर में परिवार में सीखता है। इन्फेंट कहते हैं, जो बोल नहीं सकता। और 2 साल के बाद अब बच्चे को हम बाहर 3 से लेकर के 5 वर्ष तक हम बाहर भेजते हैं आजकल के परिवेश में। तो इसी नाते इसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था 3 से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। और इस अवस्था में बालक विद्यालय अगर जाता है तो उसे प्रारंभिक विद्यालय आयु ना कह करके उसे कहा जाता है कि बाल बाटिका या प्ले वे, आजकल उसे कहते हैं प्ले वे स्कूल में। मतलब बालक केवल, चूंकि माँ और बाप दोनों ही व्यस्त हैं, परिवार में उनको शिक्षा नहीं प्राप्त होती है, तो कहो कि अपने घर से कहीं बाहर भेज देते हैं, क्योंकि माँ बाप को टाइम नहीं है। कॉन्वेंट विद्यालय की स्थापना यूरोप में इसीलिए हुई थी, अनाथ बच्चों के लिए हुई थी। अब आज लोग कह रहे हैं कि हम कॉन्वेंट पे अपने बच्चों को भेजते हैं। कॉन्वेंट क्या चीज है? जिसके माता पिता नहीं रहते थे, उनके खाने पीने, रहने और पढ़ने की व्यवस्था यूरोप में जहां एक जगह की गई, उसी को कॉन्वेंट कहा गया। तो अब जब माता पिता दोनों नौकरी करने लगेंगे, उनके पास टाइम नहीं रहेगा, तो वो कॉन्वेंट में भेजेंगे। तो पहला ये जानिए, प्रारंभिक विद्यालय ही 6 वर्ष है। और गंदी अवस्था क्यों कहते हैं? बाल्या अवस्था को स्फूर्त की भी अवस्था कहेंगे, स्मार्ट एज भी कहेंगे, यही इसकी इंग्लिश है। स्फूर्त यानी स्मार्ट, गंदी यानी डर्टी एज। अब क्यों कहेंगे? ये दोनों अलग अलग रहा है। जो गंदी एज, बहुत सारे लोग गंदी एज किशोरावस्था को मान देते हैं, जबकि गंदी एज किशोरावस्था नहीं है, ये बाल्यावस्था है। एक बार प्रश्न आया था कि शर्म किस अवस्था में बालक
किस अवस्था को सर्म की अवस्था कहा गया? सर्म की अवस्था। तो बहुत सारे लोग किशोरा अवस्था मार दिए थे विकल्प में, जबकि सर्म की अवस्था होगा बाल्यावस्था। ये भी नोट कर लीजिए, बाल्या अवस्था। इसी अवस्था में बालक को शर्म आने लगता है। यदि 7 या 8 वर्ष के बालक को आप कहेंगे कि नंगे रहो तो नहीं रहेगा वो। तो यहाँ पर शर्म की अवस्था यानी बालक में, जबकि शैशवावस्था में बालक को कोई शर्म नहीं होता, नंगे घूमता रहता है। दूसरी चीज है स्फूर्त की अवस्था, क्योंकि अगर हम बालक को कितनों काम कहें तो बालक नहीं करता है। मतलब अगर बारात में पानी पिलाना है तो ना तो शिशु पिला पाएगा और ना तो किशोर पिला पाएगा। किशोर देखेगा कि हमारे मित्र कौन कौन हैं, इधर उधर की बात है, जबकि बालक दौड़ दौड़ के पिलाएगा। सामाजिकता भी बालक के अंदर ज्यादा होती है। अब देखिएगा कि प्रचार भी आता है कि वो अगर गंदा होने से कोई सामाजिक कार्य होता है, वो उसकी सर्फ का प्रचार आता है। तो बालक जो है वो सामाजिकता के लिए बहुत कार्य करता है और उसमें थकावट कम आती है, जैसे जो लेजी नहीं होता। इस नाते इसे स्फूर्त की अवस्था और स्मार्ट एज कहते हैं। उसके प्रश्न के उत्तर भी बड़े तार्किक होंगे और वो स्मार्ट होगा बच्चा। और ये गंदी अवस्था इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि बच्चे को कितनों सुंदर भेज दिया जाए घर से, बढ़िया उनका बाल संवार करके, काजल लगा करके, लेकिन वो जब घर पर लौट के आएगा तो पूरा कपड़ा उपड़ा गंदा करके आएगा। तो इस नाते उसे गंदी एज कहते हैं। गंदी एज का मतलब वो अपने कपड़े को खेल की चुकी अवस्था है। फिर एक शब्द आ गया, खेल की अवस्था। खेल की अवस्था यानी बाल्या अवस्था को खेल की अवस्था कहते हैं, जबकि शैशवावस्था खेलने की अवस्था है। मतलब खिलौने से जब खेलेगा तो शैशवावस्था खेलने की अवस्था। जबकि अगर वो किसी नियमबद्ध तरीके से कोई गेम खेलेगा तो वो जो है वो बाल्यावस्था है। इसी नाते फिर एक और चीज देखो, इसी नाते इस अवस्था को गैंग एज कहते हैं। गैंग एज, गैंग एज, गैंग एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दोस्तों की संख्या बहुत ज्यादा होती है इस अवस्था में। बाल्यावस्था को गैंग एज कहते हैं क्योंकि इसमें दोस्तों की संख्या ज्यादा होती है। जबकि किशोरा अवस्था में जो मित्र होते हैं वो क्लोज होते हैं, घनिष्ठ होते हैं, और मित्रों की संख्या बाल्यावस्था की अपेक्षा कम होती है। जबकि बाल्यावस्था में मित्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जबकि शैशवावस्था में कोई मित्र ज्यादा होता ही नहीं है। क्योंकि वो बालक क्या है? पर निर्भर है, अनैतिक है, वो अपना चीज किसी को देना नहीं चाहता, वो किसी को अपना मित्र नहीं मानता, सबसे ज्यादा वो अपने से प्रेम करता है। इसी नाते उसे स्वप्रेम की भावना होती है। अगर पूछेगा स्वप्रेम की भावना सबसे ज्यादा कहाँ होती है तो उत्तर आएगा शैशवावस्था में। जबकि बाल्यावस्था में सामाजिकता का उनकी अवस्था हो जाती है, अपने वस्तुओं को देने लगता है दूसरे को, दूसरे की मदद करने लगता है, वो बाल्यावस्था है। तो आप देखिए, इतना पहले जानिए कि शैशवावस्था को क्या क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फूर्ति काल, स्मार्ट एज, गंदी अवस्था, इसी को डर्टी एज, प्राथमिक विद्यालयी आयु, रास ने इसे मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा। अब ये महत्वपूर्ण है, मिथ्या परिपक्वता यानी वो ज्यादा परिपक्व नहीं है, फिर भी ये महसूस करता है कि वो परिपक्व है। यानी कभी कभी बालक बुजुर्गों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। आप देखेंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया उल्टे लेके बैठेगा, लेकिन उसका पापा पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ेगा, या वो किसानी करने के लिए सब उनके पिताजी जा रहे हैं तो वो भी जाएगा वैसे करने। माँ उसका कोई किचन का काम कर रही है तो लड़कियां चाहेंगी कि वो भी अपना उसमें हाथ बटाए, दुट्ठे रोटी बनाने लगेंगे। तो अभी उतना परिपक्व मैच्योर है नहीं, फिर भी मैच्योर जैसा व्यवहार करते हैं। इसी नाते रास ने बाल्या अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा। हमने बता दिया कि बाल्यावस्था को ही शर्म की अवस्था कहते हैं, क्योंकि बालक के अंदर शर्म की भावना का विकास बाल्यावस्था में होने लगता है।
और खेल की अवस्था इस नाते कहते हैं कि वो दिन भर अगर उसे मिल जाए तो खेलने लगता है। तो सामूहिकता, सामाजिकता का विकास, हम की भावना का विकास खेल के द्वारा ही होता है। इस नाते बालक की ये विशेषता महत्वपूर्ण है। तो बाल्यावस्था किसे कहते हैं, तो ये समझ में आएगा, ऐसी अवस्था जो जन्मोपरांत विकास की दूसरी अवस्था है, जिसमें बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तथा उसमें सामाजिकता का विकास होता है। वो अपने आप को सामाजिक कार्यों में लगाता है। अपने आप को कोई भी चीज हो, बालक दौड़ के पानी लाएगा, नमस्कार करेगा, प्रणाम करेगा और किसी की मदद करने का प्रयास करेगा। इस तरह ये हो गया कि बाल्यावस्था किसे कहते हैं। अब हम बाल्यावस्था की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इसको पहले बिठा दें, बाल्यावस्था की विशेषता पर हम चर्चा करेंगे। रजिस्टर कहाँ है, यहाँ से। तो देखिए, इतना समझ में आ गया होगा, बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है बाल्यावस्था। इसी अवस्था से बालकों के अंदर आगे बढ़ने का मतलब, आगे बढ़ने की एक ललक इसी अवस्था में आती है। अब हम सबसे पहले शारीरिक विकास की बात करेंगे। शारीरिक, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, तो वही चीज है, पहला शारीरिक विकास। अब देखिए, दोनों को तुलना करके पढ़िए। शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेज होता है, जबकि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास स्थिर होता है। तो इस तरह से इसी के अकॉर्डिंग हमको शिक्षा की व्यवस्था करनी है। तो शारीरिक विकास में जैसे बाल्यावस्था, शैशवावस्था में हम उसको भोजन जो देते थे, आहार जो देते थे, वैसे बालक को और भोजन की आवश्यकता होती है शिशु की अपेक्षा। कारण है कि खेल की अवस्था, दिन भर खेलता रहता है और उस थकावट उत्पन्न हो जाती है और उसको चाहिए भोजन। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो 2 बार, 3 बार, 4 बार भोजन लेते हैं। इस तरह से हमें उसका शारीरिक विकास में उनकी चंचलता जो होती है शैशवावस्था की, वो कम होती है, लेकिन शारीरिक विकास में आंतरिक परिपक्वता आने लगती है। तो शारीरिक विकास में यही होगा कि इसका विशेषता यह है कि इसका शारीरिक विकास स्थिर हो जाएगा। स्थिर का मतलब कम नहीं, स्थिर, बस उस गति से नहीं होता जितना शैशवावस्था का होता है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। अब देखिए, इसका देखिए क्या, शैशवावस्था में मानसिक विकास तेज होता है। जितना विकास मानसिक शैशवावस्था में होता है उतना किसी अवस्था में नहीं होता। जबकि इसके योग, जैसे कल्पना, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, अप्रत्यक्ष चिंतन, ये सब बालक का मजबूत हो जाता है। बालकों में कल्पना शक्ति बढ़ जाती है, उसकी याददाश्त की क्षमता बढ़ जाती है, उसके प्रत्यक्षीकरण का गुण बाल शैशवावस्था की अपेक्षा और आ जाता है, और अप्रत्यक्ष चिंतन की स्थिति आ जाती है। अब जैसे इसको पियाजे जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, 0 से 2 वर्ष की अवस्था अलग होती है और 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था अलग होती है, कि हम कैसे चिंतन करते हैं। मूर्त चिंतन की अवस्था का गुण बालक के अंदर विकसित हो जाता है। अब अगला देखिए, मानसिक योग्यता में वृद्धि हो जाती है तो उसको पढ़ाया जाएगा तो वो बेहतर समझ पाएगा। अगला है
आत्मनिर्भरता की भावना, आत्मनिर्भरता की भावना। सहसावस्था में बालक पर निर्भर होता है, दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है, जबकि बाल्यावस्था में अपने दैनिक कार्य बालक स्वयं करने लगता है। जैसे नहाना हुआ, स्कूल जाते हुए जूता पहनना हुआ, मंजन करना हुआ, वो स्वयं बालक स्वयं करने लगता है और उसको करने भी देना चाहिए, जिससे उसमें आत्मनिर्भरता की भावना का जन्म होता है। यदि हम अपने बच्चे को अति संरक्षित कर देंगे तो उसका विकास अच्छी तरीके से नहीं होगा। आत्मनिर्भरता के साथ जिज्ञासा की प्रबलता, जिज्ञासा की प्रबलता, सबसे ज्यादा जिज्ञासा सहसावस्था में होती है, क्योंकि जो शिशु होता है वो पहली बार सब कुछ देखता है। तो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे जिज्ञासा कम होने लगती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये चीज हमारे रेंज में है और ये चीज हमारे रेंज में नहीं है, जबकि शिशु का रेंज इनसे बहुत ज्यादा होता है, क्षेत्र। अब जैसे जैसे हम बढ़ते हैं क्षेत्र कम हो जाता है और जानकारी बढ़ती है। जैसे हम कक्षा 8 तक 10 विषय पढ़ते हैं और कक्षा 10 में 6 विषय पढ़ते हैं और 12 में 5 विषय पढ़ते हैं और बीए में या बीएससी में 3 विषय पढ़ते हैं और एमएससी में केवल 1 विषय पढ़ते हैं। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे क्षेत्र घटता जाता है। उसी प्रकार इसकी जिज्ञासा बालकों की बहुत प्रबल होती है, क्योंकि सहसावस्था से कम होती है जिज्ञासा, लेकिन बाल्यावस्था की जिज्ञासा भी बहुत प्रबल होती है। अब दोनों में अंतर क्या है कि बालकों का प्रश्न क्या से संबंधित होता है, ये क्या है, यह क्या है, ये क्या है, जबकि सहसावस्था में ज्यादातर प्रश्न क्यों है और कैसे, यानी कि ये मैकेनिज्म समझने का प्रयास बालक करता है कि ये क्यों है और कैसे है। बहुत सारे लोग या बहुत सारे गार्जियन, बहुत सारे अध्यापक अपने बच्चों के क्यों और कैसे की जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाते, यानी इनकी शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए कि बालकों की जिज्ञासा को कैसे शांत किया जाए, गलत व्याख्या ना दे। जब गार्जियन या अध्यापक बच्चों के प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छी तरीके से कभी कभी नहीं दे पाते हैं तो ये बताते नहीं है कि इसकी जानकारी हमें नहीं है, हम उसको भ्रम पूर्वक जानकारी दे देते हैं। जैसे कोई बच्चा ने पूछा कि ये कौन है, तो बताया कि ये बाबा है। तो पूछा कि बाबा कहाँ गए, तो लोग कह देते हैं भगवान के यहाँ गए, भगवान के घर गए, यानी बाबा गए हैं मर, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को लोग दिग्भ्रमित करते हैं, उत्तर देते हैं कि भगवान के घर गए। अब बच्चा फिर अगला प्रश्न करेगा कि हम भगवान के घर कब जाएंगे, तब लोग उसे डांटने लगते हैं कि ये क्या बेहुदा प्रश्न है। तो जब बाबा भगवान के घर गए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरे प्रश्न किया हम भगवान के घर का, यानी अगर हम यही सही उत्तर उसको बताए देते कि जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना होगा, तो बच्चा ये वाला प्रश्न नहीं करता। या किसी बच्चे ने पूछा कि ये क्या है, तो हमने बताया कि इंद्रधनुष है। तो वो पूछा कि ये इंद्रधनुष कैसे बनता है, अब हम बता नहीं पा रहे हैं, अगर जानकारी नहीं है माता पिता को तो वो जुट्टा है कुछ उसका उत्तर गलत दे देते हैं। तो जिससे बच्चे के अंदर माता पिता और उन शिक्षकों के प्रति जो उनके जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाते, विश्वास की भावना समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे बच्चा प्रश्न ही करना छोड़ देता है। इस नाते बच्चों की जिज्ञासा को शांत करना उसके माँ बाप तथा उसके शिक्षक का
धर्म है और उसे शांत करना चाहिए। और अगर उसे ना आए उस समय किसी प्रश्न का उत्तर, तो गलत उत्तर नहीं देना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि हम इसे नहीं जानते, बाद में हम इसका उत्तर आपको बता देंगे या किसी के द्वारा बतवा दिया जाएगा। गलत उत्तर, भ्रामक उत्तर हम नहीं देंगे। अगला है रचनात्मक कार्यों में रुचि। यह सामान्य गुण है, रचनात्मक कार्यों में रुचि। और ये किसी के साथ है संग्रह की प्रवृत्ति, दोनों मिला जुला, संग्रह की प्रवृत्ति। अब दोनों समझिए, बाल्यावस्था में बालकों के अंदर रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि होती है। यानी कोई माचिस का ट्रेन बनाना, लड़कियां जो हैं वो स्वेटर बुनने का प्रयास करने लगती हैं। अगर किसी का बाप किसान है तो बच्चा भी किसानी करने का प्रयास करने लगा, पेड़ लगाता है। तो जो नई नई रचनात्मक चीज है, बालकों को उसका करने का मन करता है और उसे करने देना चाहिए। यानी बच्चों की टेंडेंसी कैसी है? रचनात्मक, जबकि बुजुर्गों की टेंडेंसी रचनात्मक नहीं है। प्रौढ़ावस्था में भी हम कभी रचनात्मक कार्य करते हैं, जबकि बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों के प्रति बच्चों की रुचि होती है और हमें उनके रुचि के अनुसार उन्हें कार्य करने देना चाहिए। अगला है संग्रह की प्रवृत्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ना तो सहसावस्था में ऐसा गुण है और ना तो किशोरावस्था में। संग्रह करने की प्रवृत्ति ज्यादातर बाल्यावस्था में होती है। जैसे गुल्लक है, गुल्लक तो सबसे ज्यादा सहसावस्था में ही भरता है गुल्लक। सॉरी, सहसावस्था गलत बोल दिए, मतलब बाल्यावस्था में ही गुल्लक भरेगा और शिशु तो उसमें डालेगा, तुरंत कहेगा निकालो, फिर डालेगा कहेगा निकालो। यानी शिशु गुल्लक में जल्दी पैसा नहीं डालता है और ना तो वो संग्रह किसी वस्तु का करता है। ऐसे किशोर भी है, किशोर के अंदर भी संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होती। उसको 1 लाख रुपया दे दो और अगर रोको ना तो सब फूंक डालेगा, इधर उधर खर्च कर देगा। यानी कि बालकों के अंदर चाहे टिकट का संग्रह करने की प्रवृत्ति हो, चाहे अपने खिलौनों को संग्रह करने की प्रवृत्ति हो, चाहे आप छोटे छोटे रहे होंगे तो हम लोग जाते थे दीपावली का दीपक कलेक्ट करने, तो खेत से लेकर के आते थे। कभी कभी दीप जलते रहते थे, तेल उड़ेला और ले आते थे, देखते थे कि सबसे ज्यादा कौन दीपक संग्रह करता है। तो इसी उम्र में बालकों के अंदर संग्रह की प्रवृत्ति होती है और उनके संग्रह की प्रवृत्ति को हमें बढ़ावा देना चाहिए शिक्षा के द्वारा, कि कैसे। अब अगर ये संग्रह की प्रवृत्ति है तो नोट भी संग्रह करेगा, टिकट भी संग्रह करेगा, घर की वस्तुओं का भी संग्रह करेगा। तो इस तरह हमें बच्चों के संग्रह की प्रवृत्ति का लाभ उठाना चाहिए और उसे संग्रह करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। अब सामाजिकता, सामाजिक प्रवृत्ति या सामाजिकता की भावना होती है बाल्यावस्था में। सामाजिकता की भावना, ये देखिए सहसावस्था में चूंकि बालक अनैतिक होता है, पर निर्भर होता है, इस नाते उसके अंदर सामाजिकता की भावना का अभाव होता है। जबकि बाल्यावस्था में सामाजिकता, देखिए हम बालकों को असामाजिक स्वयं बनाते हैं। बच्चे मन के सच्चे, उसमें बुराई कौन लाया? माता पिता और विद्यालय। इसी नाते वर्तमान में एक निर्विद्यालयीकरण है कि अगर विद्यालय ना रहे तो बालक सामाजिक ही रहेगा और अच्छी अच्छी चीजें सीखेगा, उसके अंदर दुर्गुण का विकास नहीं होगा। जाति प्रथा, ये मुस्लिम है, ये हिंदू हैं, ये गरीब हैं, ये अमीर हैं, ये छोटी जात के हैं, ये बड़ी जात के हैं, ये चाचा के बच्चे हैं, इनको ये चीज नहीं, ऐसा आम चुरा के लाओ डिग्गी में से
कि कोई देखने ना पाए। ये कौन सिखाता है? झूठ बोलना। यहीं बैठे हो और कह रहे हो कि हम पक्के से बोल रहे हैं। कोई फोन आया, कहा कि नहीं भैया घर पर तो नहीं है, हम पक्के हैं। तो बच्चे को कितना सुझाव कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन बच्चे को प्रभावात्मक शिक्षा का प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आपने झूठ बोला, इस नाते बच्चे ने झूठ सीखा। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो बच्चा भी अपने माता पिता की सेवा करेगा। ज्ञान देने से कुछ नहीं होता, जो आप करेंगे वही बच्चा सीखेगा। तो सामाजिकता का विकास, अपनी सामान को अपने मित्रों में बांटना, अपने भाई बहन के प्रति प्रेम सीखना, सभी उसके जो दोस्त हैं उनमें प्रेम की भावना रखे, वो दुर्गुण का भाव ना आए, ऐसा माता पिता और शिक्षक को शिक्षा देना चाहिए। लेकिन उसके पहले शिक्षक और माता पिता को ये गुण अपने अंदर लाना चाहिए। अगर उसके माता पिता और शिक्षक सामाजिक होंगे तो बच्चा भी सामाजिकता सीख जाएगा। अब चूंकि ये समूह में रखने की भावना है ही, खेल के द्वारा ही सामाजिकता भी सीखा जाता है। अब इसमें देखिए, काम प्रवृत्ति की न्यूनता, काम प्रवृत्ति की न्यूनता, यानी बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। देखिए, हर अवस्था में काम प्रवृत्ति पाया जाता है, लेकिन शैशवावस्था या शैशवावस्था कहते हैं उसको, वह भी यहाँ लिखो। शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति अव्यक्ता अवस्था में होती है। बाल्यावस्था में सुषुप्ता अवस्था में होती है, सुषुप्ता अवस्था में, और किशोरावस्था में व्यक्तावस्था में होती है। यानी काम प्रवृत्ति शैशवावस्था में, अव्यक्तावस्था में होती है। फ्राइड तो कहता है कि माँ का स्तनपान कर, मल मूत्र का त्याग कर बालक यौन काम इच्छा की तृप्ति करता है। तो ये अव्यक्ता, व्यक्त नहीं कर सकता है वो काम प्रवृत्ति को, जबकि बाल्यावस्था में सुषुप्ता। इसे नाते यहाँ न्यूनता। अगर ये पूछा जाएगा कि काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सबसे न्यून होती है, तो उत्तर होगा कि बाल्यावस्था। इसी नाते विषम लिंगीय प्रेम, विषम लिंगीय प्रेम, ये गुण है किशोरावस्था का। ये गुण कहाँ का है? किशोरावस्था। जबकि बालक बालक से और बालिका बालिका से आपस में ज्यादा घुलते मिलते हैं बाल्यावस्था में। इसी नाते कहेंगे किसी भी बालक की 6 वर्ष से 12 वर्ष जिसकी उम्र है, उसके लड़के भी दोस्त होंगे और लड़कियां भी दोस्त होंगे, और सबका नाम वो सार्वजनिक करेगा। जबकि किशोरा अवस्था में लड़के लड़कियों के प्रति आकर्षित होंगे और लड़कियां लड़कों के प्रति आकर्षित होंगी, लेकिन वो समाज में उसको छुपाएंगे। लड़कियां अपने पुरुष मित्र को नहीं सार्वजनिक करती हैं, जबकि लड़के अपने महिला मित्र को सार्वजनिक नहीं करते। बर्थडे बुलाने कहेंगे तो अपने लड़का कोई है वो अपने लड़के मित्र को घर पर बुलाएगा और लड़के मित्र को नहीं बुलाएगा, वो दूसरे जगह उसको अलग से पार्टी दे देगा। तो किशोरा अवस्था में जो प्रेम है वो विषम लिंगीय प्रेम है, जबकि शैशवावस्था में ऐसा नहीं है। तो इसी तरह काम प्रवृत्ति जैसे विषम लिंगी प्रेम है, तो समझो काम प्रवृत्ति व्यक्तावस्था में, और जो सुषुप्ता अवस्था में है वो है बाल्यावस्था में। तो इस तरह से काम प्रवृत्ति के बारे में ये हमने कह दिया। तो ये बाल्या अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं
जिसके बारे में हमें जानकारी हो गई तो हम उसी के अनुसार बालकों को शिक्षा देंगे, तो बालकों का विकास उत्तम दृष्टि से होगा। अब हम कल इस पे चर्चा करेंगे कि बाल्यावस्था में शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए। आज के लेक्चर में बस इतना ही कि बाल्यावस्था क्या है, बाल्यावस्था की विशेषता क्या है। धन्यवाद। आशा है कि आपको बाल्यावस्था की सामान्य विशेषताओं के बारे में जानकारी हुई होगी। कल हम इसके शिक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।